नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। व्यभिचार से जन्मा बच्चा कौन होगा पिता, आज इसी शीर्षक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है, एक ऐतिहासिक फैसला आया है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल बात यह है कि केरल का मामला है। केरल में दो लोगों का विवाह होता है, एक महिला और एक पुरुष, दोनों विवाह के बाद एक पुत्री और एक पुत्र उनको प्राप्त होते हैं। कुछ समय बाद दोनों लोगों के बीच में संबंध विच्छेद होता है। संबंध विच्छेद की जब प्रक्रिया चल रही होती है, उसी वक्त जो महिला है वो जाती है नगर निगम में और कहती है कि जो दूसरा पुत्र है उसके जो जैविक पिता हैं वो वास्तव में इसके जो कागजी पिता थे, विवाह जिनके साथ हुआ था वो नहीं है। वो चाहती है कि उसके जैविक पिता का नाम उसके साथ दर्ज हो जाए। इसके लिए वहां के नगर निगम ने अपनी आपत्ति दर्ज की और नगर निगम का यह कहना था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा। वो महिला कोर्ट का रुख करती है और हाई कोर्ट के बाद यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ने वहां निर्देश दिया था कि इस मामले में डीएनए जो टेस्ट है वो कर लिया जाए। लेकिन जो पति थे, इस महिला के पति थे जिनसे तलाक का प्रोसेस चल रहा था, वो नहीं चाहते थे कि इस मामले में किसी भी प्रकार की डीएनए टेस्टिंग जैसी कोई भी कार्रवाई हो। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या फैसला दिया, जिसी पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार क्या था, इन सारी बातों को हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर। व्यभिचार से जन्मा बच्चा कौन होगा पिता, इस शीर्षक के अंतर्गत चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो हमने खबर की बात की, चर्चा में क्यों है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ही अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, इसकी वजह से यह चर्चा में है। क्या था मामला, इसको समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कौन से तथ्यों के संज्ञान में उसने यह फैसला दिया, इस बात को देखेंगे। क्यों खारिज हुई डीएनए टेस्ट की मांग। अब यहां पर आकर सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट की जो मांग थी महिला के द्वारा की गई थी उसको खारिज कर दिया है। क्यों खारिज किया उसको भी समझेंगे। डीएनए टेस्ट पर एक नजर डालते हुए अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसमें कि एक पीवाईक्यू की महत्ता को देखते हुए और एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से प्रश्न होगा, जिसकी जिम्मेदारी हम हमेशा की तरह आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों खंड से जोड़कर इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर यह है कि 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि अगर दो लोग हैं, दोनों लोग का विवाह वैध तरीके से होता है, जिसमें कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, रेगुलर उनका मिलना जुलना हो रहा है, तो पति को बच्चे का कानूनी पिता माना जाएगा, भले ही वो जैविक पिता न हो। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है 28 जनवरी 2025 को। साथ ही साथ इस निर्णय को यह माना जा रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पे भी देखा जा रहा है। और डीएनए टेस्ट को यहां पर खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इस पर जो पति थे, महिला के जो पति थे, उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। और यह माना गया कि जो किसी भी व्यक्ति के निजता का अधिकार है, उसकी गरिमा और सामाजिक संतुलन का जो प्रश्न है, उसको ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का आधार क्या है। मामला केरल का है। केरल में दरअसल विवाहित महिला ने विवाह के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से उसको एक बच्चा उत्पन्न होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। 1991 में एक बेटी इनको जन्म हुई और 2001 में बेटे का जन्म हुआ, जिसमें कि जो बेटे का जन्म था वो जन्म प्रमाण पत्र में पति को पिता के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन जब 2003 में दोनों लोगों के संबंध खराब होने लगे तो ये दोनों लोग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, और 2006 में इनके बीच में तलाक भी हो गया। अब महिला नगर निगम जाती है और केरल नगर निगम से पिता के नाम में संशोधन की मांग करती है, जिसको कि वहां पर अस्वीकार किया गया। फिर केरल की अदालतों ने डीएनए परीक्षण का आदेश दे दिया जब यह मामला केरल की अदालत में पहुंचा, जिसे कि पति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पति ने कहा कि हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि सामाजिक रूप से वो इसको अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत मानते हैं, उनकी गरिमा पर कहीं ना कहीं क्षति हो रही हो। उन्होंने अपनी निजता के हनन के तहत भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। क्या हुआ इस मामले पे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं और आईएसडीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स ऑफलाइन बैच की अगर बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच 21 फरवरी से सुबह 11:30 बजे और इंग्लिश मीडियम का जो बैच है 17 फरवरी से शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके विस्तार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर में आईएसडीएस फाउंडेशन बैच की बात करें तो 19 फरवरी को 8 बजे, 24 फरवरी को 11 बजे और 24 मार्च को 5:30 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, इस पर हम जाते हैं।
दरअसल यहां पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 112 है उसका हवाला इन्होंने दिया और ये कहा कि इसके तहत जो पति हैं, पत्नी से जन्मे बच्चे का कानूनी पिता, जो भी पति पत्नी है उसमें इनके द्वारा जो पत्नी से भी जिस भी बच्चे का जन्म होगा उसमें जो कानूनी पिता होगा वो इनके पति को ही माना जाएगा, भले ही जैविक पिता कोई और हो। सिर्फ एक आधार पर चुनौती दी जा सकती है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने फैसले में इस धारणा को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। क्यों जोर दिया? इसलिए जोर दिया क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि उनका ये कहना था कि जो बच्चे के पितृत्व पर अनावश्यक पूछताछ होती है कि बच्चा इसके पिता कौन है, क्या है, तो उसकी सुरक्षा के लिहाज से, उसके पितृत्व पे अनावश्यक सवालों की वजह से इसका उद्देश्य ये है कि पति और पत्नी अगर वो लोग साथ रह रहे हैं, रेगुलर उनका मिलना जुलना होता है, तो भले ही उस बच्चे के जैविक पिता कोई और हो, लेकिन उस पर पिता का नाम उस बच्चे का उसी का होगा जो कि रेगुलर रूप से साथ में जो पति पत्नी रह रहे हों। इसके पीछे जो आधार है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि पितृत्व के ऊपर अनावश्यक सवाल ना उठे, जिससे कि बच्चे का जो भविष्य है उसको ठीक किया जा सके। अगर इसके वैधता को चुनौती दी जाती है तो जो शख्स भी इसकी वैधता को चुनौती दे रहा है, बच्चे की अवैधता साबित करने का दायित्व भी उसी के ऊपर होगा। और ये अवैधता कैसे साबित होगी, किस आधार को स्वीकार किया जाएगा और किसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहां पर कहा गया पितृत्व को चुनौती देने के लिए जो नॉन एक्सेस है, अर्थात जो गैर पहुंच है, इसी सिद्धांत को सिद्ध करना जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नॉन एक्सेस या गैर पहुंच को आप सिद्ध कर देते हैं कि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों में से अगर आप ये सिद्ध कर दें कि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा हो, वर्षों से दोनों लोग के बीच में संपर्क नहीं है, लंबे समय से एक दूसरे से दूर हैं, कोई मेडिकल कारण हो सकता है, इसका मतलब असमर्थता भी एक कारण हो सकता है, अगर इनमें से कोई भी बात हो जाए तब तो कानूनी पिता वो नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर वो लोग साथ हैं, रेगुलर संपर्क हो रहा है, तो कानूनी पिता ही, अर्थात जो साथ में रह रहे हैं, जो महिला के पति होंगे, वो ही कानूनी पिता ही उसके पिता माने जाएंगे। अगर उनको कानूनी रूप से जो पिता है उनकी जगह जैविक पिता जो उनके हैं वो तभी माने जाएंगे जब दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में लंबे समय से अगर संपर्क ही नहीं है, नॉन एक्सेस है, अर्थात गैर वहां पर पहुंच उनकी है, ये बात अगर प्रूफ होगी तभी उनको जैविक पिता को उसके पिता की संज्ञा मिल पाएगी। और सिर्फ डीएनए टेस्ट के आधार पर जो पति के पितृत्व को खत्म नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि जो भी व्यक्ति है जो कह रहा है कि हम उसके पिता बनने के लिए तैयार हैं क्योंकि इससे हमारी सामाजिक हानि हो रही है, हमारी गरिमा को क्षति पहुंच रही है, तो इस आधार पर डीएनए टेस्ट की बात नहीं की जा सकती है। अगर वो आपत्ति करते हैं या इस आधार पर आप प्रूफ कर देते हैं कि लंबे समय से दोनों के बीच संपर्क ही नहीं हुआ है, तो ये एकमात्र आधार होगा जैविक पिता को पिता सिद्ध करने का। तो गैर पहुंच का अर्थ यह है कि पति पत्नी के बीच संबंध बनाने की असंभवता है, न कि केवल असमर्थता। मतलब असमर्थता के अलावा अगर दूर दूर है, लंबे समय से संपर्क नहीं हो रहा है, इसको भी माना गया है। तो तभी चुनौती दे सकता है जब वह प्रमाणित कर दे कि गर्भ धारण के समय उसकी पत्नी तक उसकी पहुंच नहीं थी। साथ ही साथ गैर पहुंच के दावे की प्रामाणिक साक्ष्यों द्वारा पुष्टि भी आवश्यक है। ये केवल आपको हवाई प्रूफ नहीं करना है, इसके लिए आपको साक्ष्य भी देने होंगे कि मैं जिस समय भी बच्चे का जन्म हुआ है उस पूरी प्रक्रिया के दौरान इतने वर्षों तक, इस समयावधि तक मैं वहां पर संपर्क में नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल जैविक साक्ष्य के आधार पर वैधता को नकारना उचित है। इसी आधार पर उसने क्या किया, उसने जो डीएनए टेस्ट है उसको खारिज कर दिया। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब एक नजर डालते हैं क्यों खारिज हुई डीएनए टेस्ट की मांग। तो ये कहा गया कि जब डीएनए परीक्षण करवाने से व्यक्ति का क्या प्रभावित होगा, निजी जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि जब कोई भी दशा बनेगी तो उससे बाहरी दुनिया की नजर उस व्यक्ति पर पड़ेगी। जो ये सारा मामला है वो सार्वजनिक आएगा। ये जांच विशेष तौर पर जब इस प्रकार की जांच होती है, जो बेवफाई के मामले होते हैं, इसकी जो जांच होती है, इसकी जांच कठोर हो सकती है, कार्यवाही पूरी कठोर हो सकती है। और ऐसी दशा में जो समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा है उसको नुकसान ये पहुंचा सकती है। और इससे व्यक्ति का जो मेंटल लेवल है, जो मानसिक स्वास्थ्य वो प्रभावित होगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो कोई कठोर कदम उठा सकता है। साथ ही साथ उसकी सामाजिक और पेशेवर जीवन, जहां वो नौकरी चाकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, वो प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए ये कहा गया जो व्यक्ति की निजता का अधिकार है उसके तहत
डीएनए परीक्षण करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कहा कि अगर वो व्यक्ति राजी नहीं है तो डीएनए परीक्षण यहां पर नहीं किया जा सकता है। अगर डीएनए परीक्षण अगर उसको जैविक पिता को पिता प्रूफ करना ही है तो उसके लिए आपको नॉन एक्सेस का जो आधार है वो प्रूफ करना होगा, उसके साक्ष्य देने होंगे, और ये साक्ष्य वही व्यक्ति देगा जो कि इसको चुनौती देगा इस पूरे मामले में। तो इस आधार पर व्यक्ति की गरिमा, उसकी गोपनीयता की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट की जो मांग है उसको खारिज किया जाता है। अब डीएनए टेस्ट और डीएनए के बारे में कुछ तथ्य हैं, उस पर एक नजर डाल देते हैं। तो डीएनए क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, जो कि एक जटिल आणविक संरचना वाला क्या है, एक कार्बनिक अणु है। और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, डबल हेलिक्स, अर्थात जो सर्पिल आकृति होती है, एक दूसरे से लिपटे होते हैं, डबल हेलिक्स इस टाइप की जो है आकृति होती है। और जेम्स वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी 1953 में। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने बेसिकली अगर बात करें तो आनुवांशिक विशेषता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए डीएनए जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बेसिकली इनकी जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स से ये बना होता है, जिसमें कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसकी सहायता से इसकी संरचना बनी होती है। अब डीएनए टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट किसी भी व्यक्ति की जो आनुवंशिक पहचान है और परिवार संबंधी पुष्टि के लिए किया जाता है। फोरेंसिक जांच में, चिकित्सा वंशानुगत अनुसंधान में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें शरीर के विभिन्न भागों से इसको कलेक्ट किया जा सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है, वो हमारे लार से हो सकता है, नाखून से हो सकता है, बाल से हो सकता है, दांत हो सकता है, हड्डियां हो सकता है, मूत्र हो सकता है। इससे नमूने एकत्र किए जाते हैं और फिर वो जाते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट, विशेष जो वैज्ञानिक होते हैं उनके पास जाते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं, और वे विशेष वैज्ञानिक विधियों के आधार पर इसका परीक्षण करते हैं और नमूनों में मौजूद जो भी डीएनए कोशिकाएं हैं उनको अलग करके उनका परीक्षण करने के बाद विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। अब देखिए इसका उपयोग कहां कहां होता है, तो पितृत्व परीक्षण, जैसा कि अभी ये मामला था पैटर्निटी जो टेस्ट है, इसमें कि बच्चे के और पिता के बीच में संबंध की पुष्टि हो रही है कि नहीं, इसके आधार पर इसका पता लगाया जा सकता है। जैसा कि महिला द्वारा ये डिमांड की गई कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, पता चल जाएगा कि कौन पिता है, हालांकि उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वंश पहचान में भी इसका उपयोग होता है। फोरेंसिक जांच, अगर कोई अपराध होता है, कोई क्राइम होता है, तो उस स्थल पर जाकर वहां पर जो डीएनए के नमूने होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। आपने कई सीरियल्स में, मूवीज में देखा होगा, जिससे कि बाद में उसकी फोरेंसिक जांच होती है, उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था। साथ ही साथ रोगों की पहचान करने में भी, आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। वंश पहचान की अगर बात करें तो आर्यंस के ऊपर काफी डिबेट चल रही थी, उसमें भी डीएनए को लेकर, जो उनके पेरेंट है उनको लेकर काफी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, चर्चा में था। अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पे एक बहुत मशहूर शोध पत्र जो है प्रकाशित हुआ, वो किसके द्वारा हुआ। तो ये विभिन्न ऐसी चीजें हैं जहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर आज हम चर्चा आपके सामने लेकर आए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, जो कि एक होगा पीवाईक्यू के इंपोर्टेंस को देखते हुए और एक होगा मुख्य परीक्षा के लिहाज से। प्रश्न है, डीएनए 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स नाइट्रोजन बेस से बना होता है, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है। विकल्प आपके सामने है, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, गुआनिन। सही विकल्प का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ एक प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के लिए, क्या आपको लगता है कि डीएनए परीक्षण से जुड़े इस विवाद में व्यक्तिगत गोपनीयता और बच्चों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है? चर्चा करें। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।